बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। यह है प्रोग्राम बाखबर। मैं हूं आपकी मेज़बान मदीहा आबिद अली। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से एक टर्मिनेशन लेटर जारी किया गया है। ये टर्मिनेशन लेटर है मेजर रिटायर खुर्रम हमीद खान रोकड़ी साहब का। अब ये जो मेजर साहब हैं, मेजर रिटायर्ड हैं, इनको मानने से फवाद चौधरी साहब भी अपनी ट्वीट में शनाख्त से इनकार कर देते हैं कि वो इन्हें नहीं जानते हैं, जबकि जरताज गुल साहिबा ने भी इन्हें जानने से, इन्हें पहचानने से इनकार किया और शहबाज गिल साहब भी यही कहते हैं कि ये साहब हैं कौन, हम इन्हें नहीं जानते हैं। अगर ऐसा है तो फिर ये टर्मिनेशन लेटर में उन्हें रहनुमा कहा गया और कहा गया कि ये आज से पीटीआई के रहनुमा नहीं है, और अगर कोई भी टीवी चैनल इन्हें बुलाकर रहनुमा पीटीआई कहता है तो उनके खिलाफ कानूनी चाराजोई होगी। अब जो मेजर रिटायर खुर्रम हमीद खान रोकड़ी साहब हैं, उन्होंने क्या है, उन्होंने एक निजी टीवी चैनल को इंटरव्यू देते हुए कहा है कि खान साहब मखसूस इदारों के खास लोगों से इंटरव्यू बातचीत चाहते थे और चाहते थे कि मैं बीच में बातचीत करवाऊं, चैनल का किरदार अदा करूं, और फिर जब बातचीत हो भी जाती थी तो मुतनाज़ा बयानात भी दिए जाते थे। और ये एक मरतबा फिर उनसे जो है रिक्वेस्ट तब की गई जब खान साहब पे हमला भी हुआ है। इस पे हमने आज बात करनी है। आज का जो हमारा पहला सवाल है वो कुछ इस तरह से है। तहरीके इंसाफ के खुर्रम हमीद रोकड़ी के बड़े इंकशाफात ने इदारों के खिलाफ इमरान खान की झूठे इल्जामात की कलई खोल दी है, ये हमारा एक सवाल है। हमें ज्वाइन किया है मुर्तजा सोलंकी साहब ने, आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। ताहिर नईम मलिक साहब, आगा इकरार हारून साहब इस वक्त हमारे साथ स्टूडियोज में, इस्लामाबाद स्टूडियो में मौजूद हैं, आपको भी प्रोग्राम में हम खुशामदीद कहते हैं। शरीला अमार साहिबा हमारे साथ स्काइप पर मौजूद हैं, जबकि लाहौर स्टूडियो में सज्जाद अनवर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सोलंकी साहब, सबसे पहले हम आपकी जानिब चलते हैं। ये बताइएगा कि ये जो इल्जामात लगाए गए हैं रोकड़ी साहब की जानिब से, ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन जो झूठ बोल रहे हैं उनकी कलई वाकई खुल गई, आप इसके बारे में क्या कहते हैं? मेरे ख्याल में जो पाकिस्तान के बाशऊर अवाम हैं और जो लोग, जिन लोगों की सियासत पर नज़र है और जो आज़ाद सहाफ़ी हैं या दानिश्वर हैं, उनको तो पहले से ही मालूम है कि खान साहब जो है उनकी पूरी सियासत दोगलापन, मुनाफिकत और झूठ पर मबनी है। तो उसमें हर नया दिन इस बात को मज़ीद पुख्ता करता है। ये जो तफसीलात आई हैं इसमें आप देख लें कि जब से खान साहब इक़्तिदार से महरूम हुए हैं और पिछले 2-3 महीनों से वो मुसलसल नाम लेके सिक्योरिटी के इदारों को निशाना बना रहे हैं, जिनमें उन्होंने निशाना बनाया डीजीसी को, और कभी उनको डर्टी हैरी कहते हैं, कभी पता नहीं मुख्तलिफ नाम उनको देते हैं। लेकिन ये जो खुर्रम हमीद रोकड़ी की जो कहानी है उसने दोबारा इस बात की कलई खोल दी है, जो कि हम काफ़ी अरसे से कहते रहे हैं कि खान साहब पब्लिक में लोगों का गला पकड़ते हैं और पीठ पीछे लोगों के पांव पकड़ते हैं। तो ये उनका एक दस्तूर है। आप ये देखिए कि जिन पर वो इल्ज़ामात लगा रहे हैं कत्ल के, अपने कत्ल के, अरशद शरीफ के कत्ल के, शहबाज गिल के, आज़म स्वाति के, इन सब के इल्ज़ामात उन पर लगा रहे हैं, उनके पास आप इनको भेजते हैं कि जी हमारे मामलात करवाएं। फिर इनके पार्टी के एक और गुरु घंटाल हैं जो कि एक नाम नेहाद सूफी सिंगर हैं, वो उनकी मुलाकात करवाई जाती है और वो खुद वीडियो में तस्लीम करते हैं कि जी मैं उन साहब से मिला। और जो रोकड़ी साहब है उन्होंने तो बताया कि 3 मुलाकातें हुई, जिनमें उन्होंने कहा कि फैसल वावडा भी शामिल थे, सलमान भी शामिल थे और भी कुछ लोग थे। तो ये पीठ पीछे ये मुलाकातें करते रहे और कोशिश करते रहे कि जी मामलात इनकी मर्जी के मुताबिक हों। लेकिन अब जब आखिरी बार भी जब इन पर ये वजीराबाद में जो एक हमला हुआ, उसके बाद भी उन्होंने इनसे दरख्वास्त की कि हमारी बातचीत करवाएं या मुलाकात करवाएं, और उन मुलाकात के ख्वाहिशमंद हजरात में और कोई नहीं, इमरान खान खुद भी ख्वाहिशमंद थे। एक तरफ उस हमले के फौरन बाद उनका नाम लेकर उन पर इल्ज़ाम लगाते हैं कत्ल के, दूसरी तरफ जो है वो उनके पीठ पीछे जो है वो उनके पांव पकड़ते हैं। तो ये जो इनकी जो दोगलापन, झूठ और मुनाफिकत की जो सियासत है
वो खुलकर हर दिन सामने आ रही है। तो सोलंकी साहब, ये इदारों के अफसरान से मुलाकातों की ख्वाहिश, ये जमहूरी रवायत है क्या? देखें, ये हमारे मुल्क के इदारे हैं और इनके साथ अगर कोई मेल मुलाकात करना चाहता है तो मुझे उस पर कोई एतराज नहीं है। सही? इससे पहले भी और सियासतदान मिलते रहे हैं, दूसरे लोग मिलते रहे हैं और आइंदा भी मिलेंगे। बात मिलने की नहीं है, बात यह है कि क्या आप उस मुलाकात के नतीजे में कुछ सियासी फवायद हासिल करना चाहते हैं जो कि मुल्क के आइन और कानून के खिलाफ है। यह है असल मसला। सही, ठीक है, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे हम चलते हैं ताहिर साहब की जानिब। ताहिर साहब, बताइएगा कि ये खान साहब के झूठे इल्जामात की कलई खुली है, क्योंकि मुलाकात की ख्वाहिश भी रखना और फिर इल्जामात भी लगाना, ये कैसा अमल है? देखें, अब सब हम जानते हैं, इसमें तो कोई राज की बात नहीं कि सब मिलते हैं तमाम पॉलिटिकल स्टेक होल्डर्स, लेकिन जो अवाम के लिए जानने की चीज़ है कि इसको एक इंतहा पे इस्लाम और कुफर, गद्दारी और हुब्बुल वतनी और इस तरह का केस बना के हम पेश करते हैं और ये भी बताते हैं कि गैर मुल्की साजिश के नतीजे में हमारी हुकूमत ख़त्म की गई। सही। और इस साजिश के जो मकामी सहूलतकार थे और फिर अजीब अजीब टाइटल नवाजे जाते हैं। उसको कभी मीर जाफ़र कहा जाता है और ख़ुद टीपू सुल्तान बनते हैं। लेकिन बिहाइंड द सीन क्या हो रहा होता है कि आप मिल रहे होते हैं और मिल के जो आपकी डिमांड है वो बिल्कुल मुख्तलिफ होती हैं जो पब्लिक पोस्चर के साथ होती हैं। तो क्यों नहीं ये पार्लियामेंट में मिल के बैठते, क्यों नहीं ये जब आर्मी चीफ इन्हें अहम कौमी अमूर पे बुलाते हैं, वो कश्मीर का हो दूसरा हो, वहाँ आते और अवाम के सामने एक कलेक्टिव, एक इज्तमाही दानिश का मुजाहरा करके ये करें। तो ये और फिर आपकी पार्टी के अंदर ऐसे लोग होते हैं जिनको आप अहमियत देते हैं कि जो जिनके उस तरफ राब्ते भी होते हैं, लेकिन जब बातचीत में मतलूबा नताइज ना हो तो आप 2 मिनट के लिए उन्हें डिसऑन भी कर देते हैं। सही। और ये जो रोखड़ी साहब हैं, मेरे ज़ाती इल्म में है कि ये इस हद तक करीब थे कि नमल यूनिवर्सिटी के अंदर जो इमरान खान साहब की बहन है अलीमा खान, उनकी फंड रेजिंग में भी ये शरीक हुए। जी। और इन्होंने मकामी सतह पे भी उसका तावन किया। मियाँ वाली में जो PTI की तंजीम है उसमें इनका अहम किरदार है। तो इसलिए इनको यूँ इस तरह डिसऑन करना, एक तरफ तो PTI का ये मौक़िफ़ है, देखें जी कि मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर और एतजाज़ हसन ये जो बयानात देते हैं और पीपल्स पार्टी के अंदर से ये रिएक्शन आता है। दूसरी तरफ आपकी जमात का भी ये कल्चर है। हमने माजी में देखा कि मखदूम जावेद हाशमी हों, वो फैसल वाडा हों, वो और लोग जो इब्तदाई मेंबरान थे जिन्होंने इलेक्शन कमीशन में केस किया, फंडिंग के ऊपर सवालात उठाए। तो ये भी एक अपॉर्चुनिटी होती है, हमें ये पता चलता है आवाम को कि पार्टियों के अंदर कैसे फैसले होते हैं। अब जो उन्हें लेटर इशू हुआ है उसमें आप पहली स्टेज पे टर्मिनेशन पे चले गए। ना आपने एक्सप्लेनेशन लेटर दिया, ना शो कॉज, ना इंक्वायरी कमेटी, यानी आपने डिसीजन के साथ भी यही हुआ, उनको भी स्ट्रेट अवे टर्मिनेट कर दिया। और ये आमतौर पे डेमोक्रेटिक प्रैक्टिस ये है कि आप एक 3 रुकनी कमेटी बनाते हैं, वो इंक्वायरी करती है, क्योंकि उनके जो इल्जामात थे, जो उनका बयानिया था वो पार्टी लीडरशिप के था, तो उनसे अलहदा रह के उन्हें 3 रुकनी कमेटी बनानी चाहिए थी। ये 1 स्ट्रोक ऑफ पेन से उनकी रुकनीयत टर्मिनेट नहीं करनी चाहिए। चलिए ठीक है। शनीला साहब, आप क्या कहेंगी? इल्जामात बहुत ज्यादा लगाया खान साहब ने, तो ये इल्जामात झूठे थे, ये साबित होता है इस अमल से? देखें, उनके इल्जामात की कलई तो हर दफा खुल जाती है, लेकिन इशू ये है कि एक इल्जामात जो होता है अगर उसकी कलई खुलती है तो वो दूसरा इल्जाम लेके आ जाते हैं और फिर वो ये इस पे बस नहीं करते। वो आप जितनी मर्जी वजाहतें दें, वो अपने अपने इल्जामात को दोहराते रहते, क्योंकि उनका कहना ये कि मेरा काम इल्जाम लगाना है, सबूत देना दूसरे बंदे का काम है। 2013 से देख लें, कोई इदारा, कोई सियासतदान, कोई इदारे का सरबराह, चीफ जस्टिस हो जाए, आर्मी के जो सरबराहान हो जाए, सियासतदानों सहाफी हो जाए, इमरान खान ने हर एक बंदे को जिससे उनकी कोई मुखालफत चली उसके ऊपर इल्जाम लगाया और फिर उसको दोहराते रहे और उसकी वजह यही हमारा कमजोर अदालती सिस्टम। आज भी जब खान साहब जो थे वो बैठ के भाषण दे रहे थे, एक तो अगर आपने लोगों को टीवी के जरिए भाषण देना तो ये अपना नाम नेहाल लॉन्ग मार्च खत्म करें। आवाम की जिंदगी जीरन की हुई, आपने जो पंजाब गवर्नमेंट है वो पाकिस्तानी अवाम का टैक्स पेयर का पैसा आपकी उस लॉन्ग मार्च के ऊपर, सिक्योरिटी के ऊपर लगा रही है, जबकि देना अपने भाषण टीवी के जरिए। तो उस भाषण के अंदर आप आज यूरोप की मिसालें दे रहे थे कि जो यूरोप के अंदर इंसाफ का मेयार
तो अगर आप यूरोप के इंसाफ के म्यार के ऊपर खान साहब को परखना शुरू कर दें, तो जो ये इल्जामात लगाते हैं, ये तो जेल में बैठे हुए हो, ये तो लोगों पे चोरी के इल्जाम लगाते हैं, इनकी तो अपनी तोशाखाना की चोरी साबित होगी। क्या उसके बाद ये सियासत कर सकते थे? ये ढिठाई से बैठे हुए सियासत करने के लिए। इनकी फॉरेन फंडिंग साबित होती है, जिसके अंदर आता है कि इन्होंने शौकत खानम के पैसों में घपला किया है। तो क्या यूरोप के अंदर किसी चैरिटी को आप सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल करके इस तरह कौम को भाषण दे सकते हैं? आप रोड ब्लॉक करके, मोटरवेज रोक के, लोगों की जिंदगियों को मुश्किलात में डाल के, एम्बुलेंस के अंदर लोगों को तड़पते छोड़ के, क्या यूरोप के अंदर आप बैठ के सियासत कर सकते थे? तो खान साहब जब वो भाषण देना शुरू करते हैं तो ये याद रखें कि उस म्यार के ऊपर अगर इनको परखा जाए ना, तो ये सियासत ना करें, जेल की काल कोठरी के अंदर बैठ के सड़ रहे हो। अब इनकी जो अपनी करीबी साथी हैं, वो हमेशा लंका ढा देते हैं इनके बारे, इनकी झूठ की। इसकी क्या वजह है? क्या वजह है कि इनके साथी इनसे इस कदर खफा हुए कि राज भी फाश कर दिए? देखें, उनके उन साथियों को इन्होंने इस्तेमाल किया है। जब आप रोकड़ी साहब को इस्तेमाल कर रहे हैं जाके मुलाकातों के लिए, और उन मुलाकातों, एक तरफ तो आप पांव पड़ रहे हैं, मिन्नतें तरले कर रहे हो, दूसरी तरफ आप आके उनको कातिल बना रहे हैं, तो ये तो रोकड़ी साहब की अपनी पोजीशन भी इसमें खराब होती है ना। तो इस वजह से वो आके फिर बात करते हैं। फिर फैसल वाडा आपके कितने करीबी थे, आप जब वो एमएनए से नाहल होने वाले थे, आपने उनको सेनेटर बना दिया। वो क्यों आए हैं मीडिया के ऊपर बात करने के लिए? क्या खान साहब ने उनको बुला के पूछा है कि जो आप इल्जामात लगा रहे हैं, कुछ तो उनसे बात करने की कोशिश करते हैं, उसकी तहकीकात करवाने की कोशिश करते? नहीं, वो कोई जवाबदेही भी नहीं करते, ना कोई तहकीकात करते, फौरन टर्मिनेट करके करते, क्योंकि उनके दिल में चोर है। वो चाहते ही नहीं कि किसी चीज के तहकीकात हो या कोई सच सामने है। वो सारे जो झूठ का बयानिया मैंने गढ़ लिया हुआ, बस वो चलता रहे, क्योंकि किसी बयानिया के उनके ऊपर उनकी सियासत खड़ी हुई है। कल भी जब DW के साथ वो इंटरव्यू दे रहे हैं, वो कह रहे हैं कि मेरे पास ना अमेरिकी साजिश का और ना जो मेरे ऊपर कातलाना हुआ है उसका कोई सबूत है, वाकयाती शहादतें, यानी कि वाकयाती शहादतों के ऊपर आपका जो दिल चाहता है आप इल्जाम लगा देते। आज भी भाषण देते वो कह रहे थे कि जो शहबाज शरीफ और राना सनाउल्लाह ने 900 कत्ल किए, अगर उन्होंने 900 कत्ल किए, आप 3.25 साल हुकूमत में बैठे रहे, उन कत्ल की तहकीकात क्यों नहीं करवाई? क्यों आपको राना सनाउल्लाह को झूठे हेरोइन केस के अंदर जो था वो जेल भेजना पड़ा है? सही। मतलब, और आप फिर कह रहे हैं कि जी मैं एनआरओ मुझसे लेना चाह रहे थे, कभी आप कहते हैं नैब मेरे कंट्रोल में नहीं थी, कभी आप कहते हैं कि मैं एनआरओ मुझसे मांग रहे थे। यानी खान साहब को खुद भी नहीं पता चलता कि मैं पहले क्या झूठ बोल रहा हूँ, अब मैंने आगे किस झूठ का दिफा करना है। तो उनके झूठों का ये सिलसिला चलता रहेगा, जितनी मर्जी आप कल ही खोल दें। ठीक है इकरार साहब, ये एक ऐसा अमल है कि आप इदारों के अफसरान से ताल्लुकात भी चाहते हैं, और ठीक है, और आप जो हैं वो जब उनकी बात नहीं मानते हैं तो फिर इल्जामात भी लगाते हैं। ये कैसा अमल है? ये कैसा दोहरा मेयार है? देखिए, बात ये है कि इमरान खान के दोहरे मेयार पे या उसके झूठ के ऊपर तो मेरे ख्याल में हमें टाइम ज़ाया नहीं करना चाहिए। ये एक एस्टैब्लिश फैक्ट है। सही। तो मैं तो जब आप बात कर रही थी, मैं सोचा था कि हम बार बार क्यों ये बात करते हैं कि वो झूठा है, क्योंकि वो है, इट इज़ ऑलरेडी एस्टैब्लिश। कितनी दफ़ा आपने एस्टैब्लिश करना है इस बात को कि वो झूठा आदमी है। लेकिन इसमें डायमेंशंस कुछ और भी निकलते हैं। इसमें डायमेंशन दो और भी हैं। एक ये है कि आप देखें उन अदारों का कितना बड़ा दिल है कि उनको सारा दिन रखेदा जाता है, उनके ऊपर अब्यूज़ किया जाता है, उनके ऊपर इल्ज़ामात लगाए जाते हैं, वो फिर भी इनके साथ नेगोशिएशन में जाने को तैयार और नेगोशिएशन कर रहे हैं। एक तो ये भी फैक्टर है ना। तो फिर ये भी फैक्टर है कि क्या एक आदमी जो पूरी रियासत को मुकम्मल तौर पे हॉल्ट पे लेके जाना चाहता है और रियासत को एक फेल रियासत के तौर पे साबित करना चाहता है, क्या उसके साथ नेगोशिएशन होनी चाहिए? तो उसमें दो सवाल ये भी हैं। तीसरी बात ये है कि जहां तक अभी ये अपना रोकड़ी साहब की बात करें, थोड़ी देर पहले मेरी उनसे मुलाकात हुई, एक शख्स जो कि आपका वहां पे हर वक्त, आज से नहीं, रोकड़ी फैमिली, यानी कि जब आप शौकत खानम हॉस्पिटल बना रहे थे तब से लेकर आज तक रोकड़ी फैमिली ने हमेशा इमरान खान को सपोर्ट किया है, मॉरली भी, सोशली भी और इकोनॉमिकली भी। इकरार साहब, फवाद चौधरी साहब की तस्वीर हैं रोकड़ी साहब के साथ, लेकिन आज उनकी ट्वीट आपने देखी? जी, मैं यही कह रहा हूं कि झूठ, यानी कि जो पीटीआई है वो अगर आज सर्वाइव अगर कर रही है, वो उसने आपका एक्चुअली जो हर इंसान के बीच में एक फैक्टर होता है हर इंसान में, जजमेंट का, वो फैक्टर खत्म कर दिया अपने फॉलोअर्स में। उनका फॉलोअर जज ही नहीं कर सकते ये झूठ बोल रहे हैं कि सच बोल रहे हैं उनके। अच्छा, सेकेंडली, इमरान को जब बनाया जा रहा था तो उसको लार्जर देन
स्टेट बनाया जा रहा था कि दुनिया में नहीं तो कम से कम पाकिस्तान में सिर्फ एक शख्स है जो झूठ नहीं बोलता है, और उसको सादिक और अमीन के सर्टिफिकेट डलवाए गए, और हर कोई झूठ बोल सकता है। अब आप भुगते हैं उसको, वो झूठा, वो तब भी झूठ बोलता था। सादिक और अमीन के सर्टिफिकेट उसको दिलवाए इसलिए गए थे कि उस पर इल्जाम था कि वो झूठ बोलता है, लेकिन वो सर्टिफिकेट दिलवाया इसलिए गया था कि साबित होकर नहीं देनी, झूठ नहीं बोलता है। एक शख्स झूठ बोलता है, उसके पूरे फॉलोअर सारे के सारे झूठ बोलते हैं, हम क्या करें? लेकिन मैं तो हमेशा आपसे बात करता होता हूँ, पूछता होता हूँ, मैं जाता हूँ हमेशा आउटकम के ऊपर। क्या हमारे कहने से और आपके कहने से उसके फॉलोअर मान जाएंगे वो झूठ बोलता है? नहीं मानेंगे। उसके फॉलोअर उसके साथ कल्ट के तौर पर फॉलो कर रहे हैं, चाहे तादाद बहुत छोटी है। मेरा ख्याल में वो लोग अब जो उससे निगोशिएशन करना चाहते हैं, जो आज भी डायलॉग करना चाहिए, उनको चाहिए कि आप वो ऐसा छोड़ दें। ऐसा क्या होगा कि फॉलोअर्स को मालूम हो जाए कि कौन सी बात उनकी कही हुई झूठ है? बतिया एक बात आपको बताऊं, जब आप कल्ट बनाते हैं ना, तो वो इतनी जल्दी उनके फॉलोअर छोड़ते नहीं है कल्ट। यानी कि बैठे हुए हैं, मलक साहब भी बैठे हुए हैं और अपना सोलंकी साहब भी हैं, उनसे पूछ लें। यूजुअली हमने कल्ट के लोगों को टर्मिनेट होते देखा है, वो अपने कल्ट फॉलोइंग छोड़ते नहीं है, उनका दिमाग सिम्बियोटिक सिस्टम चेंज कर दिया जाता है। और इसमें इमरान वाले केस में 2008 से लेकर 2018 तक 10 साल इसके ऊपर इन्वेस्टमेंट की गई है जनाब। 10 साल हर शख्स को यह किया गया कि पाकिस्तान में सबसे ज्यादा काबिल, सबसे ज्यादा ऑनेस्ट, सबसे ज्यादा सच बोलने वाला ये शख्स है, ताकि आवाम को जो है सर्व किया जा सके। सजाद साहब, आप क्या कहेंगे कि इल्जामात जो लगाए गए, झूठे इल्जामात लगाए गए, वो अब एक एक करके साफ जाहिर हो रहा है कि ये झूठे इल्जामात थे? इल्ज़ामात बिल्कुल झूठे थे, और आज भी जो उनकी तकरीर थी अभी 1 घंटा पहले जो अभी ब्रॉडकास्ट की गई है टेलीविजन्स पे, उसमें भी वो उन्होंने सबके ऊपर इल्ज़ामात लगाए हैं। और उनका जो नैरेटिव है वो यही है कि अगर आप सच्चाई के साथ खड़ा होना चाहते हैं, करप्शन के ख़िलाफ़ खड़ा होना चाहते हैं, तो समझें कि आप इमरान खान के साथ खड़े हैं, और अगर आप इमरान खान के साथ नहीं खड़े तो इसका मतलब है कि आप बुराई के साथ खड़े। तो बेसिकली वो उन्होंने जो एक अपने आप को एक लार्जर देन लाइफ खुद भी अपने आप को बनाया हुआ है, उनके फॉलोअर्स ने भी बनाया, और आगा साहब ने दुरुस्त कहा कि उनका कल्ट बनाया गया। कल्ट इसी तरह के ही होते हैं। लेकिन हमारे पास रिसेंट हिस्ट्री में एक मिसाल है, एक कराची की लेवल पे एक शख्स को, कराची और जो सिंध का अर्बन एरिया था उसकी सतह पे एक शख्स को कल्ट के तौर पे उभारा गया था। वो कहता था तो सारा शहर बंद हो जाता था, वो कहता था तो लोग जो थे, लाखों लोगों का जलसा जो होता था, लोग इकट्ठे रोना शुरू कर देते थे, वो चाहता था तो इकट्ठे हंसना शुरू कर देते थे। अल्ताफ़ हुसैन के ऊपर कोई सवाल उठता था हमारे मीडिया में, तो एमक्यूएम के लोग, सबको पता है वो किस तरीके से लोगों के साथ पर्सनलाइज हो जाते थे। मुझे अभी तक वो याद है, नजम सेठी और कुछ दूसरे जर्नलिस्ट ने जब अल्ताफ़ हुसैन का जिक्र करना शुरू किया तो उनके बारे में याजूज मजूज वगैरह कहना शुरू कर दिया गया था। लेकिन रियासत ने उसको काफ़ी छूट दी, लेकिन एक टाइम आया जब कहा गया इनफ इज़ इनफ। पता नहीं इमरान खान के लिए कब कहा जाएगा इनफ इज़ इनफ, क्योंकि अब तो वो बराह रास्त रियासत के सामने जाके खड़े हो गए। और वो आज क्या बात कर रहे थे, वो ये कह रहे थे कि एक ऐसा शख्स जो मफरूर है वो नए आर्मी चीफ का तकर्रर नहीं कर सकता। मैं उनसे ये पूछना चाहता हूँ कि इन्होंने खुद एक्सटेंशन दी थी बाजवा साहब को, और बाजवा साहब को सर्टिफिकेट भी दिया था कि वो सबसे डेमोक्रेटिक जनरल है। आज ये उनके खिलाफ क्यों गुफ्तगू कर रहे हैं इमरान खान साहब? और अगर मेरिट इमरान खान साहब ही तय करेंगे तो क्या बुजदार हो या महमूद खान हो, जिनको सूबों के चीफ एग्जीक्यूटिव बना दिया गया, क्या ये इनका मेरिट है? तो बुनियादी तौर पे एक मुकम्मल झूठा आदमी है। ये स्टेट एक स्पॉन्सर्ड कल्ट बनाया गया था, और वो जो पीर पगाड़ा साहब ने कहा है ना, कहा था मरहूम ने कि तुम्ही ने दर्द दिया है, तुम ही दवा देना, और इसका एक टाइम आएगा इनफ इज़ इनफ और रियासत खुद सॉर्ट आउट कर देगी। ठीक है,
ठीक है, तो नाज़रीन आपने देखा कि जो रोखड़ी साहब के इंकशाफात हैं उसके ऊपर एक्सपर्ट्स ने अपना तजिया किस तरह दिया है। आगे बढ़ते हैं। साबिक दौरे हुकूमत में नवाज शरीफ साहब का जो पासपोर्ट है वो मंसूख कर दिया गया था और अब शरीफ फैमिली ने भी और ख़ुद नवाज शरीफ साहब ने भी इस बात की तस्दीक कर दी है कि उन्हें पासपोर्ट जो है वो मिल चुका है। अब नवाज शरीफ साहब अगर पाकिस्तान आ रहे हैं तो उनके आने की मुतवक्के महीना या तारीख क्या होगी, और अगर वो पाकिस्तान आ जाते हैं तो मुस्लिम लीग नून को उनकी आने का या मुस्लिम लीग नून की सियासत में क्या फ़र्क पड़ेगा, और वो शख्स जिसने पाकिस्तान की सियासत में हमेशा अहम किरदार अदा किया है उनके दौरे हुकूमत और दौरे हुकूमत में होने वाले तरक्याती कामों को तारीख कभी भुला नहीं सकती है, तो आने के बाद मंजरनामा कैसा होगा इसको हमने डिस्कस कर लेना है। हमारा सवाल कुछ इस तरह से होगा कि नवाज शरीफ को सफारती पासपोर्ट के इजरा के बाद उनकी वतन वापसी की खबरें गर्म, नवाज शरीफ की वतन वापसी से नून लीग को सियासी तकवीयत मिलेगी? सोलंकी साहब। यकीनी बात है कि जब वो वापस आएंगे, वो इस पार्टी के बानी हैं और मुस्लिम लीग नून के जो वोटर्स हैं वो अगर सबसे ज़्यादा किसी शख्स से मुतहर्रिक और मुतासिर होते हैं तो उनका नाम नवाज शरीफ है, इसमें तो कोई शक नहीं है। क्या इसका मतलब ये है कि वो कल या अगले हफ्ते या अगले महीने वापस आ जाएंगे? मेरे ख्याल में इसका दारोमदार उनकी अपनी सियासी बसीरत के मुताबिक जो वक्त उनको ज़्यादा मुनासिब लगेगा उस पर ही वो वापस आएंगे। लेकिन जब वो आएंगे तो जैसे भी सियासी हालात हों यकीनी तौर पर उनकी जमात को फ़ायदा होगा। सही, ठीक है। इकरार साहब, वापसी जो है वो कौन से महीने में मुतवक्की होगी? अभी इलेक्शन काफ़ी दूर हैं, तो उनका पहले आना किस तरफ इशारा करेगा या उससे फ़ायदा मुस्लिम लीग नून को कैसे होगा? देखिए, पहले आपने पूछा है कि वापसी कब होगी। जी जी। वापसी उनकी कल भी हो सकती है। अच्छा। और कल कभी भी हो सकती है, क्योंकि उसकी वजह ये फैसला उन्होंने करना है। और अकॉर्डिंग टू माई अंडरस्टैंडिंग और जो मेरी कांटेक्ट हुआ है लाहौर के दोस्तों के साथ, को वो इस तरह कोई बहुत बड़ा आप कह सकते हैं कि एक सीन के तौर पे नहीं आना चाहते हैं। वो आराम से आएंगे और पार्टी की क़यादत को लेके आगे चलेंगे। ये फैसला उन्होंने करना है, जैसे कि सोलंकी साहब ने भी कह दिया है, लेकिन वो किसी वक्त भी आ सकते हैं, इसमें अब कोई शक नहीं रहना चाहिए। लेकिन मेरा एज ए पोलिटिकल रिपोर्टर मेरा ये ख्याल है कि कम से कम वो नवंबर के एंड तक सही का इंतजार करेंगे कि जितना जो पंजाबी में कहते हैं कि जो कट्टा कट्टी निकालना है इमरान खान ने वो निकाल ले, तो एक दफ़ा हमें पता चल जाए कि इसके साथ जो एक लोग हैं, जो कल्ट है, वो क्या कर सकते हैं। क्योंकि अब ये कल्ट कोशिश कर रहे हैं रावलपिंडी को ब्लॉक करने की, और ये इसकी कोशिश है कि हम अपना यानी कि मॉल रोड, मुल्क की सियासत पे क्या फर्क पड़ेगा अगर मॉल रोड रावलपिंडी को ब्लॉक करते हैं तो मुल्क की सियासत में और वॉलेटाइल नवाज शरीफ के आने से। अच्छा, देखिए, कोई भी कह रहे ये कंसीडर करता है कि इमरान खान का ये जो घर से निकला हुआ जो एक अजीब सा डरना है, जो रुक जाता है चल जाता है, फिर रुक जाता है चल जाता है, उसके रिजल्ट्स क्या आते हैं। और जब तक नवाज शरीफ साहब की बात कर रहे हैं, देखिए जी, मैं 1988 से उनको कवर कर रहा हूँ। नवाज शरीफ अपनी करिश्मा है अपने फॉलोअर के लिए, उनका सिर्फ फॉलोअर नहीं है, उनका वोटर भी है, फॉलोअर भी है, और उनसे डाई हार्ट फैंस भी हैं। हाँ, वो लोग भी हैं जिन्होंने यानी कि आप कह सकते हैं कि जो टाइम 2002 का जो इलेक्शन था, एक मिनट मुझे दे दीजिएगा, मैं हिस्ट्री को याद करवा दूं। 2002 के इलेक्शन में तमाम रियासत नवाज शरीफ के हर शख्स के खिलाफ खड़ी थी और कह दिया गया था कि कोई शख्स ना जीत के निकले यहां से, लेकिन तब भी नवाज शरीफ के जो फॉलोअर्स थे 12 सीटें निकाल गए थे। सही, 12 सीटें मजाक नहीं होता है। 7 सीटें ऐसी कि जिनके बारे में रियासत का ख्याल था ये हाथ से निकल ही नहीं सकती हैं। तो एक दफा आने तो देना नवाज शरीफ को, फिर आप देखिएगा उसके फॉलोअर्स जो है पाकिस्तान की सियासत को कैसे चेंज कर। ठीक है ताहिर साहब, देखिए, हमारी जो सियासी तारीख है उसमें पॉलिटिकल एक्सक्लूजन हुई हैं, यानी बड़ी एक हैरत अंगेज़ केस स्टडी है कि जो मेन स्ट्रीम लीडरशिप है उसको लॉज के ज़रिए, उसको प्रोसेसेस के ज़रिए और उसको इंस्टीट्यूशंस के ज़रिए सियासत से
मक्खन के बाल की तरह निकाल दिया जाता है। और ये बदकिस्मती है क्योंकि पॉलिटिकल लीडरशिप ओवर द ईयर्स, ओवर द डेकेड मैच्योर होती है। उनकी जो पॉलिटिकल विजडम है उससे इस्तेफादा करना चाहिए। इसी तरह हमने मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो को, गफ़ार खान को, वली खान को, सरदार शेरबाज मज़ारी को, अकबर बुख्ती को, बड़ी लीडरशिप को मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल प्रोसेस से बाहर निकाला और उनके जो मुतबादिल आए वो गैप वो फिल ही नहीं कर सके और उसका हमारे पॉलिटिकल सिस्टम को नुकसान हुआ। सही। तो अब भी वहाँ से भी लंदन भेज के भी हम उन्हें सियासत से निकाल नहीं सके। तो क्या ही बेहतर हो कि वो यहाँ आएँ और हिस्सा लें। और दूसरा ये कि उनका यहाँ जो केसेस हैं उसके रिलीफ के लिए भी उन्हें यहाँ आना पड़ेगा और वो आएंगे। और उसकी 2-3 वजूहत हैं। एक तो ये कि जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट से डिसीजन आया है मोहतरमा मरियम नवाज़ को जो रिलीफ मिला है, उस रिलीफ का एक हिस्सा मियाँ नवाज शरीफ भी है। और दूसरा जो साबिक जज अरशद मलिक साहब के इंकशाफात थे उसमें वो केस भी मुझे रीट्रायल में जाता हुआ दिखाई दे रहा है। और तीसरा जो नैब कवानीन में बुनियादी तब्दीलियाँ हुई हैं, तो इस सब के लिए एक स्ट्रॉन्ग केस उनका रिलीफ का है। और इस तरफ भी एक डिबेट जा चुकी है। हमने रिमार्क्स भी देखे हैं चीफ जस्टिस साहब के कि ताहयात नायली जो है सही, वो किसी पॉलिटिशियन की भी हो, किसी भी पब्लिक ऑफिस होल्डर की हो, ये एक बुनियादी इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जी एक टर्म की तो हो सकती है। जी हाँ। अब लेकिन तो इस सारी चीज़ के लिए ज़रूरी ये है कि वो यहाँ आएँ और उनका जो सफारती पासपोर्ट मनसूख हुआ वो भी एक विक्टिमाइजेशन की एक मिसाल था। उसकी वजह ये है कि डिप्लोमेटिक पासपोर्ट जो होते हैं उनका एक क्राइटेरिया होता है। तो साबिक आर्मी चीफ हों, साबिक चीफ जस्टिस हों, साबिक वज़ीर आज़म हों, उनको ये सफारती पासपोर्ट दिया जाता है, सिक्योरिटी दी जाती है और बहुत सारी इस तरह की मराद दी जाती है। तो ज़ाती इंतकाम पे वो किसी से ले लेना, आज इमरान खान साहब के पास यकीनन वो सफारती पासपोर्ट होगा। आज ही खबर है कि उनकी सिक्योरिटी पे हर माह 2.5 करोड़ के अखराजात वो उठ रहे हैं। इसलिए उठ रहे हैं कि वो वज़ीर आज़म रहे हैं, अहम शख्सियत हैं। इसी तरह नवाज शरीफ हों या कोई और हो, उनके साथ उस माजी में जो कुछ किया गया, उनके जो राइट्स थे, जो उनकी पर्क्स एंड प्रिविलेजेस थी, उनको यूं इंतकाम की निगाह से ख़त्म करना एक ज़्यादती थी। तो अब मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान की सियासत में इस वक्त भी फील होता है कि ऐसे सीनियर और मैच्योर लोग नहीं हैं कि जो पॉलिटिकल क्राइसिस में इस पोलराइजेशन को कम करें। ठीक है, चलिए ठीक है। एक बात आखिरी में कहूँगा कि इतनी पोलराइजेशन में इतनी जो घटिया और अखलाक से गिरी हुई गुफ्तगू होती है, कभी आपने साबिक सदर आसिफ अली जरदारी और मियाँ नवाज शरीफ की गुफ्तगू में इस उनके लेवल पे आके जवाब देना हुआ, सुना हुआ, तो फिर बताइए। जी जरदारी साहब, और जी बिल्कुल ये एग्री। तो ये जो चीज़ें हैं ये हमें ज़रूरत है इसकी है कि ये शख्सियात आएँ और पाकिस्तान को दोबारा सही रुख पे उसकी सियासत को इस्तवार करें। ठीक है, उनकी जो काबिलियत है उनसे भी पाकिस्तान जो है वो फ़ायदा उठा सके। सज्जाद साहब, आप क्या कहेंगे? खबरें फैलाने वालों ने ये भी खबर फैलाई कि मुस्लिम लीग नून तकसीम हो चुकी है और दरार जो है वो आ चुकी है। नवाज शरीफ साहब के पाकिस्तान आने से ये खबरें भी दम तोड़ जाएंगी। जी बिल्कुल, ये तो पिछले 7-8 साल से बात होती रही, सीन से शीन निकलेगी, शीन से सीन निकलेगी, लेकिन अल्टीमेटली सियासी जमातें अपने आप को इंटैक्ट रखती हैं। और पीपल्स पार्टी को भी कई दफ़ा तोड़ा गया था, नून लीग को भी, लेकिन ये सरवाइव करने वाली जमातें हैं जिन्होंने हर ज़माने में पिछले 30-40 साल से इन्होंने अपने आप को सरवाइव किया है हर मुश्किल सूरत हाल में। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि मियाँ नवाज शरीफ के सामने अब कोई रुकावट नहीं रही है सच। जहाँ तक वो जो अदालती फ़ैसले हैं, मेरा ख्याल है जिस माहौल में वो फ़ैसले करवाए गए थे, अब वो माहौल बदल गया है और वो सारा कुछ रिवर्स हो सकता है और मियाँ साहब खुद डिसाइड करेंगे कि वो कब आएंगे। मेरा नुक्ता नज़र ये है कि शायद वो फरवरी मार्च में आएंगे, तब तक ये हुकूमत कुछ आम आदमी को कुछ रिलीफ देने के काबिल हो चुकी होगी और मियाँ साहब के पास कुछ गुफ्तगू करने के लिए भी मटेरियल ज़्यादा होगा उस वक्त, और वैसे भी इलेक्शन उसके 6 महीने के बाद होने जा रहे होंगे। और दूसरी बात ये है कि मैं समझता हूँ कि, और ख़बर भी है लाहौर से, कि वो और मरियम नवाज साहबा दोनों जब पहुँचेंगे, लाहौर पहुँचें या इस्लामाबाद पहुँचें, तो एक उनका बड़ा तारीखी इस्तकबाल किया जाएगा। अच्छा, लेकिन
यहाँ मैं ये एक बात ज़रूर कहना चाहता हूँ कि ये दोबारा से एक ऐसा मौका मिला है आज सियासी जमातों को, जो 2006-7 के बाद जनाब मुशर्रफ के डाउनफॉल के बाद सियासी जमातों को एक मौका मिला था। एक दफ़ा दोबारा सियासी जमातों को मौका मिल रहा है पीटीआई के डाउनफॉल के बाद। तो मेरा ख्याल है कि आप बहुत ज़्यादा सोच विचार करके तमाम जो पॉलिटिकल एक्टर्स हैं इस मुल्क के और डेमोक्रेटिक कुव्वतें हैं इस मुल्क की, उनको आगे बढ़ना होगा और ऐसी लेजिस्लेशन असेंबलियों के ज़रिए करवानी पड़ेगी जिसके नतीजे में मुल्क में एक सियासी पायदारी आए, स्टेबिलिटी आए और हमारी इकॉनमी ठीक हो सके। और ये जो डाइवर्जन्स होती हैं मुख्तलिफ हलकों की तरफ से और मुख्तलिफ लोगों की तरफ से, उसको रोका जा सके और हम एक ताकतवर जमहूरियत की पटड़ी पे चढ़ सकें। क्योंकि ये मौका नहीं होता कि एक हुकूमत 3-4 साल के लिए आए और फिर उसके बाद एक नया तमाशा शुरू हो जाए। उसके नतीजे में हम बतौर कौम बहुत पीछे गए हैं। तो हमें अपनी जो रिफॉर्म्स हैं, डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स हैं, इलेक्शंस की रिफॉर्म्स हैं और अपने प्रोसेस की रिफॉर्म्स हैं और अहम ओहदों की तैनातियों के जो मामलात हैं, उनके लिए कवानीन की शक्ल ऐसी बना देनी चाहिए जिसके नतीजे में इस तरह के क्राइसिस पैदा ना हो हर 3 साल के बाद, 4 साल के बाद। तो मियाँ साहब के लिए और हमारी कौमी क़यादत के लिए ये चैलेंज होगा, जब वो पाकिस्तान आएंगे तो उनको एक नया बड़ा ताकतवर रोड मैप जो है वो सोचना पड़ेगा। चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी की तरह, चार्टर ऑफ इकॉनमी की तरह कुछ चीज़ें ऐसी नए फैसले करने पड़ेंगे सारी कौम को मिला के, ताकि हम इन अपहीवल से बच सके और एक हमवार सड़क पे चढ़ सके और मुस्तकबिल कौम का बेहतर हो सके। ठीक है शनीर साहबा, आपकी जानिब बढ़ेंगे, बताइएगा कि कितनी सियासी तकवीत मिल सकती है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को नवाज शरीफ की वतन वापसी से? देखिए, नवाज शरीफ जो है वो पाकिस्तान के सबसे पॉपुलर लीडर हैं और उनका जो वोटर है वो उनके साथ कनेक्ट करता है, और जो उन्होंने अपना वोट बैंक बनाया वो उन्होंने अपनी मेहनत से और आवाम की खिदमत करके बनाया हुआ है। वो उनकी झोली में नहीं डाला गया हुआ वो वोट बैंक, और ना ही मीडिया की कोई कैंपेन चला के, और ना ही मतलब जिस तरह इमरान खान साहब के लिए एक पूरा एटमॉस्फेयर बनाया गया था, उनके साथ ऐसा कुछ नहीं बनाया गया। ये सारा कुछ ग्रेजुअली उन्होंने हुकूमतों में आके आवाम की खिदमत करके अपना वोट बैंक बनाया। देखिए, जिस वक्त उनको मार्शल लॉ लगा था, वो जलावतन हुए, 8 साल मुल्क से बाहर रहे, और मुशर्रफ ने उस वक्त भी कहा था कि इनकी सियासत खत्म हो चुकी है, ये नहीं आप पाकिस्तान कभी आएंगे। लेकिन जब वो पाकिस्तान वापस आए, वो दिसंबर में वापस आए, जनवरी में इलेक्शन हुए, तो इस 1-1.5 महीने की कैंपेन के अंदर भी उन्होंने पंजाब से मेजोरिटी सीट्स जो थी वो हासिल की। और फिर उसके बाद हमने देखा कि वही सियासतदान जिसके बारे में कहा जा रहा था कि इनकी सियासत खत्म है, वो पाकिस्तान के तीसरी दफा वजीर आजम बने और उनको अवाम के वोटों के जरिए उनको बनाया गया। वो असेंबली के अंदर आए अक्सरियत लेके, फिर उनके खिलाफ कैंपेन चलाई गई, उनको बेटे से तनख्वाह ना लेने पर नाअहल किया गया, लेकिन फिर भी उनके वोटर ने उस कैंपेन को रिजेक्ट किया। 2018 में धांधली करके इमरान खान साहब को जो था वो वजीर आजम बनाया गया और इनका वोट बैंक जो था इसको तोड़ा गया। लेकिन इनके वोटर, क्योंकि इनके वोटर ने नहीं एक्सेप्ट की थी जो सारी कैंपेन उनके खिलाफ चलाई गई थी, जो उनको चोर डाकू बनाने की कोशिश की गई थी, तो नवाज शरीफ साहब का वोट बैंक अभी भी इंटैक्ट है। वो जब भी पाकिस्तान वापस आएंगे उनका वोटर जब मुतहरिक हो जाएगा। देखिए, जब वो पाकिस्तान में भी थे, वो अपनी बेटी के साथ पाकिस्तान आए, बीवी को बिस्तर मर्ग के ऊपर छोड़ कर वो जेल के अंदर गए, और जब वो जेल में थे उनकी जान को खतरा पैदा हो गया था, और वो इमरान खान के लिए जेल में बैठे हुए भी खतरा बने हुए थे। और इनकी अपनी शौकत खानम की और यास्मीन राशिद की रिपोर्ट्स मौजूद है जिसमें बताया गया था कि उनकी हालत बहुत खराब है, उनका बाहर जाना जरूरी है। तो जाहिर है वो बाहर गए, और जान बचाना सुन्नत है। और मैं ये कहती हूँ कि कोई भी लीडर जो होता है उसकी जिंदगी जो होती है वो कौम के काम आती है। अगर कोई लीडर जो है वो दुनिया से चला जाएगा उसकी कौम का नुकसान है। तो बहुत अच्छी बात है, वो बाहर गए, अपना वो इलाज करवा रहे हैं, अब उनके आने में रुकावट कोई भी नहीं है। और अभी भी सियासत का महवर देखे जिसके बारे में कहा जाता है कि साहब आप कह रही हैं रुकावट नहीं है, तो ये बताइएगा एक्सपेक्टेड मंथ कौन सा हो सकता है? ये इलेक्शन से कबल आ सकते हैं, अराइवल हो सकता है, या फिर उससे भी कबल? मुझे जल्दी आते हुए वो नजर नहीं आएंगे। वो इलेक्शन से 2-3 महीने पहले आएंगे, जब उनकी पार्टी कुछ रिलीफ दे चुकी होगी आवाम को। देखें,
इमरान खान के बयाने का तोड़ जो है वो नवाज शरीफ है, और अपने दौर में भी इमरान खान डरते थे कि वो पाकिस्तान वापस नहीं आए, लेकिन जिस मुश्किल हालात में हुकूमत दी गई है, जो मुश्किल फैसले किए गए, उसकी वजह से उनके वोट बैंक के ऊपर असर तो पड़ा है। तो अभी मेरे ख्याल में जिस तरह वो हुकूमत को गाइड कर रहे हैं, मशवरे दे रहे हैं, कुछ सियासी स्टेबिलिटी आने दे, इकोनॉमी की हालत बेहतर होने दे, वो अपना इलाज भी करवा लें, वो पाकिस्तान वापस आएंगे, इलेक्शन से पहले आएंगे, क्योंकि इलेक्शन की कैंपेन उनके बगैर नहीं चल सकती। नवाज लीग का वोटर उनके बगैर मुतहरिक नहीं हो सकता। इमरान खान के झूठे बयाने का तोड़ नवाज शरीफ है, तो मुझे इतनी जल्दी आते हुए वो नजर नहीं आ रहे, लेकिन वो आएंगे जरूर इलेक्शन से पहले। ठीक है, ताहिर साहब भी कुछ कहना चाह रहे हैं और इकरार साहब भी कुछ कहना चाह रहे हैं, तो पहले मेरे ख्याल से किसको वक्त दे दें, आप खुद ही जो है वो इकरार साहब। अच्छा बताइएगा कि किस कदर आप चेंजेस दे सकते हैं? पाकिस्तान में हर गुजरता दिन सियासी मंजरनामे को तब्दील करता है। नवाज शरीफ साहब के पास जो डिप्लोमेटिक पासपोर्ट है, तो अराइवल उनका कभी भी मुमकिन हो सकता है। देखिए, सजाद अनवर ने बहुत खूबसूरत बातें की हैं, पॉलिटिकल रिपोर्टर है, और मुझे इसकी बातों ने ऐसा यानी कि उस पर वापस ले गई है, मुझे कुछ मेमोरीज आ गई। जिस दिन मियां नवाज शरीफ साहब ने स्पीच की थी ना नेशनल असेंबली में, जब वो स्टेटमेंट दे रहे थे पनामा लीक्स के ऊपर, और उनकी स्पीच जब खत्म हुई थी तो उन्होंने कहा था कि हमें एक नया इमरानी मुआहदे की तरफ जाना पड़ेगा। जब मियां साहब स्पीच करके बाहर निकले तो हमने जर्नलिस्टों ने कॉरिडोर में रोक लिया कि सर ये नया इमरानी मुआहदा से क्या मुराद है। मियां साहब बहुत कम बोलते हैं, वो ज़रा मुस्कुरा लेते हैं। ठीक है, तो उन्होंने मुस्कुरा के मैं जवाब दे दिया, हमें समझ नहीं आया। फिर हमने जब डिलिब्रेशन की पार्टी के लीडर्स के साथ जो मौजूद थे, बात यह कि जिस तरह सजाद अहमद ने कहा कि हमें पूरी कॉन्स्टिट्यूशन को रिव्यू करना पड़ेगा, सही इससे बगैर काम नहीं चलेगा। अगर पॉलिटिशियन ने अपनी इज्जत बनानी है, जो कि मेहनत करके 10 साल लगे हैं पॉलिटिशियन को बायवर्ड बनाना, एक झूठे के, एक फ्रॉडिये के या एक करप्ट आदमी के, ये बकायदा काम हुआ है, डिक्शन बनाई गई है, बायवर्ड बनाई। जैसे आपको कहते हैं पॉलिटिशियन, आपके दिमाग में एक तस्वीर आती है करप्शन की, ये बनाई गई है, ये क्राफ्ट की गई है। ये क्राफ्ट इसलिए की गई है कि वहां पे उन्होंने एक लॉन्च होना था इमरान खान, जो ऐसा नहीं होगा, वो मुख्तलिफ होगा, वो पॉलिटिशियन से अलग होगा। इसीलिए पहले पॉलिटिशियन को बायवर्ट किया गया करप्शन के साथ, और वो तस्वीर बनाई गई। हमें बहरहाल इमरानी मुआहदे की तरफ इसलिए जाना पड़ेगा कि हमने तस्वीर को खत्म करना है। पॉलिटिशियंस की उस तस्वीर को, जिसको बनाते हुए 10 साल से ज्यादा अरसा लगा है, उसको खत्म तब भी किया जा सकता है कि सिर्फ ये नहीं है कि हम जो हमारा एक अपना मुआहदा था पॉलिटिकल पार्टीज का, खासकर पीपल्स पार्टी का और PMLN का जमहूरियत के ऊपर, उससे आगे जाना पड़ेगा। कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट्स करनी पड़ेंगी, आपको हर चीज का फैसला करना पड़ेगा कि बार बार अदालतों की तरफ हमें ना जाना पड़े। जब कॉन्स्टिट्यूशन चुप होता है तो फिर हमें अदालत में जाना पड़ता है। कॉन्स्टिट्यूशन की जुबान को हमें खोलना पड़ेगा। तलवार न लटके, अपने 5 साल मंसूबे जो हैं उनके ऊपर आराम से काम किया जाए, ताकि पता चले हमारी मुद्दत इतनी है और हमने इतनी मुद्दत में अवाम को जो है वो डिलीवर करना है। ताई साहब, इकोनॉमिक पाकिस्तान की मईशत को क्या फ़र्क पड़ेगा नवाज शरीफ के आने से, और इंटरनेशनल रिलेशन, क्या इस पर भी कोई फ़र्क पड़ सकता है उनकी आमद से? देखें, वहाँ भी वो गाइड कर रहे हैं, लेकिन मैं समझता हूँ कि अगर पार्टी ये समझ रही है कि वो एक हमारे पास एक आखिरी कार्ड है और वो हम यूज़ करेंगे, तो इनको हाथ पे हाथ धरे रख के बैठना नहीं चाहिए। इकोनॉमिक परफॉर्मेंस जैसे कि आपने कहा वो बेहतर करनी चाहिए। वो इसहाक डार साहब के आने की वजह से और शहबाज शरीफ साहब का जो फॉरेन पॉलिसी पे फोकस है, बिलावल भुट्टो का, वो भी बहुत अच्छा है, रिमार्केबल है। तो इसी तरह ये आगे चलें। और जहाँ तक ये नज़र आ रहा है गैप, मियाँ साहब की वापसी खुश आइंद है, लेकिन उन्हें भी ये साबिक वज़ीर आज़म है, देखना होगा कि पाकिस्तान की माशरत में और सियासत में क्या क्या तब्दीलियाँ आई हैं, कौन से नए ट्रेंड्स और ट्रांसफॉर्मेशन आई हैं, उन्हें समझना होगा। और अभी भी मेरे जो ज़ाती इल्म में है कि वो एक कुछ तंजीम के हवाले से डिसीजन लेने लगे हैं कि पार्टी ओहदे और तंजीमी ओहदे जो हैं अलहदा किए जाएं। इसी तरह पार्टी जो है उसकी तंजीम इंतहाई वीक है, पार्टी की विंग्स और पार्टी की तंजीमें गैर फाल है, गैर मुतारिक स्ट्रेंथन करने के लिए भी उन्होंने उस काम के लिए उनका इंतजार तो नहीं करना चाहिए। जो यहाँ ओहदेदार हैं तंजीमी सूबाई शहरों की सतह पे, उनकी परफॉर्मेंस जो है वो बेहतर होनी चाहिए। और जिस तरह आपने इकॉनमी और इंटरनेशनल रिलेशंस की बात की, उसको मन चाइना से जो ताल्लुकात की आपने देखा कि वो पिछली दफ़ा CPEC का जो एक तस्वर था उसको अमली शक्ल में ढालने के लिए उनके बड़ा फोकस था, तो उनकी वापसी से उस पर इस्तेफादा किया जा सकता है। फिर गल्फ कंट्रीज़ हैं, उनके बहुत सारे जो हेड ऑफ स्टेट हैं, उनसे उनके ज़ाती मरासे में
और हमें लीवरेज मिल सकती है ऑयल की शक्ल में या जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट है उस शक्ल में। तो ये दो चीज़ें मैं इसमें देख रहा हूँ। और यूके में वो खुद वहाँ रहे हैं, वहाँ भी उस सोसाइटी में उनके इन रोड्स हैं, तो उनकी इन सलाहियतों से इस्तेफादा हासिल करना चाहिए। ठीक है शनील साहब, आप क्या कहेंगी, कौन कौन से महाज पर फायदा हो सकता है नवाज शरीफ साहब की आमद से पाकिस्तान को? मदीहा, मैं एक्चुअली कुछ ऐड करना चाह रही थी। आगा इकरार साहब ने जो बात की थी ना कि आइन जब खामोश होता है तो फिर हमें अदालतों में जाना पड़ता है। मसला ये है कि जब सियासतदान आइन को या पार्लियामेंट को स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश करते हैं तो उनके रास्ते में रोड़े अटका दिए जाते हैं। जैसे जब 18वीं तरमीम हो रही थी, कुछ ऐसी उसमें चीजें करके पार्लियामेंट को स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश की जा रही थी, तो अदालतों से 100 मोटो लिए जा रहे थे। तो मेरा अपना ये है कि जो हमारे अब पार्लियामेंटेरियंस है वो अब फैसला ये करें कि हमने किसी की ब्लैकमेलिंग में नहीं आना है। अगर पार्लियामेंट की पूरी एक विजडम किसी चीज को डिसाइड करिए तो चाहे उसके खिलाफ जितने मर्जी महाज बना दिए जाए, उनको डटना होगा, फिर ही वो पार्लियामेंट की सुपरमेसी जो है वो कायम कर सकते हैं। जैसे कल हमने सुना कि मियां साहब ने वजीर आजम साहब को कहा कि आपने जत्थों से ब्लैकमेल नहीं होना, आपने डट जाना, आप अपनी उसूली सियासत करें। जैसे मई के अंदर जब इमरान खान साहब चढ़ाई करने लगे थे इस्लामाबाद के ऊपर, तो मियां साहब ने वजीर आजम साहब को उस वक्त इलेक्शन का कहने लगे थे, फिर उन्होंने कहा कि नहीं, अब इमरान खान की ब्लैकमेलिंग के अंदर नहीं हम आएंगे। इसी तरह नवंबर की तकरीरी के ऊपर, तो इसी तरह जो अब आप स्टैंड ले रहे हैं, पार्लियामेंट को अपनी सुपरमेसी कायम करने के लिए स्टैंड लेने होंगे। उनके आने से देखिए, सब तो पहले तो बात तो यह है कि जो एक झूठ का बयानिया गढ़ा जा रहा है करप्शन का, सियासतदानों को जो मलाइन करने का, उसका बहुत ज्यादा फर्क पड़ेगा जब वो अपने वोटर को मुतहरिक करेंगे। देखिए, इमरान खान के पास झूठ है, नवाज शरीफ के पास सच्चाइयां हैं। नवाज शरीफ के साथ जेल में जो कुछ हुआ है, जिस जिस किस्म का जुल्म उनकी बेटी के साथ हुआ है, उनको अवाम को बताने के लिए बहुत कुछ उनके पास है। तो उनके आने से फर्क तो ये पड़ेगा कि अवाम को भी नजर आएगा कि असल में मजलूम थे कौन, और सियासतदान के साथ कितना बुरा किया जाता है, और सियासतदान को कैसे कैसे कहां पे जो है वो गंदा करने की कोशिश की जाती है। तो उनकी वापसी जो है वो बहुत से जो रास्ते वो खोलेगी। दूसरा ये है कि हमारी सियासत को मेच्योर सियासत की जरूरत है, जो कि जाहिर है मियां नवाज शरीफ साहब और जरदारी साहब जैसे जो सियासतदान है वही अब पाकिस्तान की जो सियासत है उसका रुख मुतय्यन कर सकते हैं कि हमने अब अपनी जमहूरियत को किस तरफ लेके जाना है। जो एक बंदा क्रिएट कर दिया गया था और जिसके जरिए हमने लोगों के जहनों में इतनी जहर घोल दिया गया, अब उस जहन साजी जो है उसको भी बदलने की जरूरत है। तो बेहतर यह है कि अब जो मेच्योर सियासतदान हैं, जो पाकिस्तान की सियासत को समझते हैं, जिनका वोटर उनके साथ है, उनको अब मिलके बैठना होगा ताकि इस फितने का कलाकमा करें और आइंदा ऐसे आने वाले फितनों को रोकें। सही है, सही है। सजाद साहब जो डिलीवर करता है, अवामी खिदमत करता है, डेवलपमेंट के काम करता है, अवाम को भी पहचान लेना चाहिए कि पाकिस्तान को इस वक्त ज़रूरत किसकी है। और ये बताइएगा कि सियासी तक़वियत के हवाले से नवाज शरीफ की आमद कितनी मुयस्सर होगी? डेफिनेटली जी, इमरान अपना मियां नवाज शरीफ का तो एक काफ़ी बड़े क्रेडिट्स में है उनके इंफ्रास्ट्रक्चर की डेवलपमेंट और ये वो। लेकिन मैं यहाँ ये बात एक नुक्ते पे बात करना चाह रहा था कि ये जो आने वाला वक्त है पाकिस्तान का, ये बहुत बड़े चैलेंजेस लेकर आ रहा है। सही, मईशत के चैलेंज है, हमारी इंटेग्रिटी के, यकजहती के चैलेंजेस है। तो अब आने वाला वक्त जो है ना वो सोलो फ्लाइट्स का नहीं है, ये पावर शेयरिंग का वक्त है। हमें छोटे सूबों के मसाइल को भी तवज्जो देनी पड़ेगी और छोटे सूबों में जो डिप्राइव्ड लोग हैं उनकी भी आवाज़ को सुनना पड़ेगा। और मेरा ख्याल है कि आने वाला वक्त जो है वो, अगर जो आसिफ जरदारी साहब की सियासत थी 2007 से 11 तक की, उस मॉडल को सामने रखा जाए और सारे स्टेक होल्डर्स को साथ मिला के नया जो इमरानी मुआहदा वो किया जाए और तमाम आवाज़ों को कौमी धारे में शामिल किया जाए, तो फिर ये जो आलूदगी पैदा की इमरान खान साहब की, उसकी सफाई हो सकती है। अदरवाइज अगर इमरान खान के मुकाबले में कोई नया इमरान खान खड़ा करने की कोशिश की जाएगी तो उसके नतीजे में ज़्यादा पोलराइजेशन होगी, ज़्यादा नफरत फैलेगी और उसके नतीजे में मुल्क जो है मजीद क्राइसिस का शिकार होगा। तो हमें ज़रूरत है मरहम की, हमें ज़रूरत है लोगों के जो बहुत सारे बेशुमार मसाइल हैं उनको एक एक करके हल करने की और मुल्क को इस्तेहकाम की तरफ लेकर जाने। ठीक है सजाद साहब, बहुत शुक्रिया आपका। मुर्तज़ा सोलंकी साहब आपका बहुत शुक्रिया। आगा इकरार हारून साहब, ताहिर नईम मलिक साहब और शनीला साहिबा आपका भी बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, ये था प्रोग्राम बाखबर। कल हफ्ते के रोज आपसे दोबारा से मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान पाइंदाबाद।